जैसा कि आपको पता है, अपने रीसेंट अटैक्स में इजराइल ने जिस तरीके से ईरान के बड़े न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, उसके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया, उसके जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उसके साइंटिस्ट को खत्म करने का काम किया, इस चीज ने मिडिल ईस्ट में टेंशन को बढ़ा दिया। ये प्रॉब्लम न सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड है, बल्कि इसका इंपैक्ट पूरे ग्लोबल सिनेरियो पे पड़ रहा है। इसी बीच के अंदर आपको पता है कि रिसेंटली ईरान ने भी जो है वो काउंटर अटैक किया है, और बहुत ही मजबूत काउंटर अटैक देते हुए बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल अटैक्स किए, और वो जो इजराइल की कैपिटल तेल अवीव को काफी हद तक उन्होंने नुकसान पहुंचाया। यहां पर एक बात निकल के आई कि भाई किस तरीके से जो एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जिसको हम आयरन डोम कहते हैं, क्या वो सक्सेसफुल नहीं रहा। देखिए, बहुत हद तक मिसाइल्स उसने रोकी हैं, लेकिन जो कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स, कुछ को कहा जा रहा भाई सुपरसोनिक मिसाइल्स भी छोड़ी गई हैं, जो ध्वनि की गति से भी तेज चलती हैं, उन मिसाइल्स का अटैक हुआ है और नुकसान के वीडियोस भी आए हैं। वो कुछ हम अभी आज उस पर बात करेंगे। इन सब के बीच पे एक नया डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट होता यह है कि जो इजराइल के राजदूत हैं भारत में, रुवेन अजहर ने एक ऑफिशियली स्टेटमेंट में कहा कि हिंदुस्तान की ये कैपेसिटी है, या हिंदुस्तान उस स्थिति में है कि वो दोनों देशों के साथ में, यानी इजराइल और ईरान दोनों के साथ में उसके रिलेशन अच्छे हैं और उनके साथ में डिप्लोमेटिक चैनल उनका ओपन है, तो वो एक मध्यस्थता मीडिएशन कर सकता है। अब इस स्टेटमेंट के बाद में ये बात जाना तो एक ऑब्वियस सी बात है कि भाई हिंदुस्तान की जो मजबूत स्थिति है वो ये दिखा रहा है, लेकिन क्या हिंदुस्तान की मजबूत स्थिति एक तरफा है या दोनों ही पार्टीज उसको बराबर का वेटेज दे रही हैं। दूसरी बात यह भी देखनी होगी कि यूएन में जो आज हमने स्टेप लिया है, क्या वो हमारी जो एक स्टैब्लिश फॉरेन पॉलिसी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसके अंदर एक नॉन अलाइनमेंट को हम फॉलो करते हैं, दूसरा मल्टीपल पावर ब्लॉक्स को सपोर्ट करके एक जिसको पोलर वर्ल्ड को बनाने का काम जो हम करते हैं, क्या हम उस पॉलिसी पे हैं या अभी हमारा डायरेक्शन जो है वो वन साइडेड हो चुका है। तो इस एनालिसिस की करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं नीरज पारिक आप सभी के साथ, और आप हैं मेरे साथ में नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं और अगर आप दोबारा भी हैं हमारे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें। ऐसा कंटेंट जो कि अनफिल्टर्ड हो, ट्रूथ इनसाइट एंड इंपैक्टफुल हो, बिना किसी बायसनेस के। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, न्यूज के एनालिसिस में थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। उसके पहले एक ये जो ट्वीट है, ये है जैक्सन हिंकले जो बंदा है, ये पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं यूएसए के। मतलब इनको जाना ही जाता है कि ये इजराइल के को बहुत ज्यादा टिल्टेड नहीं है, ये प्रैक्टिकल रियल बात करते हैं। उन्होंने आयरन डोम के बारे में लिखा कि क्या आयरन डोम जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और उन्होंने इस चित्र को शेयर किया जो वहां पे इजराइल के ऊपर जो अटैक हुआ है। अटैक को हम कह सकते हैं काउंटर अटैक, हम इसको कह सकते हैं काउंटर अटैक जो हुआ, काउंटर अटैक में तेल अवीव में हुए नुकसान को उसने दिखाया। छोटे छोटे वीडियोस बहुत सारे हैं, उनमें से एक वीडियो आपके सामने देखिए सर। जिस तरीके से ये स्पीड से आप मिसाइल को जाते हुए देख रहे हैं, ये चीज ये बता रही है कि ये मिसाइल कोई और नहीं बल्कि एक सुपरसोनिक मिसाइल थी, जिसकी गति बहुत जबरदस्त थी और इसने बहुत बड़ा जो है वो डेंट यहां पहुंचा दिया। अब बात ये समझनी पड़ेगी सर कि जिस तरीके से इजराइल के ऊपर ये अटैक आया है, तो ये किसका परिणाम है, थोड़ा सा बात को समझ लीजिए। इजराइल एक बात को लेकर के कहता है कि भाई हमें ईरान से खतरा है, क्योंकि ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है, ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, बात को समझिएगा, बना रहा है। इजराइल वो ईरान ये सब कर रहा है और उसका टारगेट ये है कि ये हमें बर्बाद कर देगा। भाई सोचने वाली बात है। और ईरान जो है वो ये बोलता है कि भाई इसने हम पे अटैक किया है, इसलिए हम इसको रिटेलिएट कर रहे हैं, इस पे काउंटर अटैक कर रहे हैं। तो दोनों के अंदर खतरे का जो जिसको कहते हैं ना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो है, खतरे का डर तो दोनों ही देशों में है, लेकिन एक का डर जो है वो भविष्य का है कि ऐसा हो जाएगा, वो स्पेकुलेशन में है कि ऐसा हो जाएगा, और एक जो है वो कह रहा है कि भाई ये तो प्रेजेंट में हो ही रहा है, तो हम इसको विरोध तो करेंगे ही करेंगे। यहां पर बात करने के इसमें क्या हो ना, एक इजराइल ने ना एक नया ही नैरेटिव छेड़ने की कोशिश भी की है। रिसेंटली आपने देखा हो तो एक मैप इन्होंने इशू किया था, उसमें बताया था भाई ईरान के आसपास के जो देश हैं ये न्यूक्लियर खतरे में है, आपने देखा होगा, उसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा। और कल एक वीडियो रिलीज किया और ईरान के लोगों को उन्होंने एड्रेस किया, बेंजामिन नेतन्याहू ने, और कहा कि इजराइल जो है वो आपके साथ है बट इस सरकार के खिलाफ है। कितना गजब हो कि कोई देश जो है वो इजराइल के खिलाफ होके कहे कि इजरायली लोगों हम आपके साथ हैं लेकिन आपकी सरकार के खिलाफ है, सरकार अलग हो सकती है। 79 के रिवोल्ट जो हुआ था, क्या वो कुछ गिने चुने लोगों ने किया था?
नहीं सर, वो वहां की आम जनता ने किया था और अपनी मर्जी से उन्होंने वहां के सत्ता का परिवर्तन किया। वो किसी भी रिजीम से किसी भी रिजीम में जाए, वो वहां के लोगों की इच्छा है। 1949 में चाइना में रिवॉल्ट होता है, तो चाइना के अंदर जो परिवर्तन हुए सत्ता के, तो जनता की मर्जी से, जनता भी तो शामिल हुई उस सत्ता की क्रांति में। तो सर यहां पे जिस तरह के नैरेटिव सेट होते हैं, वो सर यहां पे जो तेल अवीव के अंदर हुआ वो आपके सामने है। अब यहां पे सर जो बेंजामिन नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू का कॉल जो है वो मोदी जी के पास में गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास में। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात को ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया और साफ लिखा कि रिसीव्ड ए फोन कॉल फ्रॉम पीएम नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ इजराइल। He briefed me on the evolving situation. I shared India's concern and emphasized that need for early restoration of peace and stability in the region. कि भाई हम ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कुछ ऐसे प्रयास कीजिए कि एरिया में शांति बरकरार रहे, और हम भारत का जो कंसर्न है वो हमने शो किया कि हम चिंतित हैं इस बात को लेकर के, और जितना जल्दी हो सके चीजों को ठीक करना चाहिए, बिकॉज रीजनल पीस उसके लिए आवश्यक है। ये अभी जो डिप्लोमेटिक एक्शन इजराइल ले रहा है, इसी क्रम में उन्होंने जर्मनी के चांसलर से, फिर चाहे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उनसे बात करना हो, रशिया पे भी कॉल किया, रशिया ने साफ कह दिया कि सॉरी हम आपके साथ नहीं हैं, अभी बात करेंगे इसके ऊपर। तो भारत ने बात कही, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ रीजन और इंडिया का जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रही है उसके ऊपर आज बात कर रहे हैं, तो अब देखिए कितना जस्टिफाइड चीजें होती है। यहां तक तो बात आ गई। अब पॉइंट क्या निकल के आता है, आज कांग्रेस ने, जो कि हमारा प्रमुख विपक्षी दल है, उसने एक बात ये कही कि भाई गाजा के ऊपर जो यूनाइटेड नेशन में जो रिजोल्यूशन लाया गया था, इंडिया उसमें एब्सेंट रह गया। भाई हां और ना वाली बात तो हुई नहीं, आप एब्सेंट रह गए। एब्सेंट रहने का मतलब है कि आपने ये शो किया है कि गाजा में जो रिजोल्यूशन लाया जा रहा था, गाजा के लिए शांति का रिजोल्यूशन, उसमें भारत साथ नहीं है, लेकिन यहां पर पीस एंड स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो यह सर दोहरा चरित्र है जो कि साफ साफ दिख रहा है, अनफिल्टर्ड बात है। आपको पचे ना पचे, बिकॉज मैं आज बहुत कुछ आपको दिखाऊंगा यहां पे जो मेरी रियलिटी को, मेरी सत्यता को प्रमाणित करेगा। तो यहां पे जब हम बात कर रहे हैं और एक तरफ हम अब ये मत देखिए कि पोस्ट किसका है, ये एक्शन तो हुआ है, ये मेरे को चांसली, बिकॉज प्रमुख विपक्षी दल को ही तो मैं कोट करूंगा। देश को पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर की आवश्यकता है, ठीक है। विपक्ष को कभी बेकार हमने माना तो फिर लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, समझिएगा। अब यहां पे क्या लिखा है, इट इज एक्सट्रीमली शेमफुल दैट इंडिया absented from voting on the Gaza ceasefire at UN General Assembly on June 12, 2025। यानी ये बात परसों की है, परसों हम इसमें एब्सेंट रह गए, ठीक है। गाजा में जो शांति लाने के लिए रिजोल्यूशन लाया गया, भारत में अनुपस्थित रहा। इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड फॉर पीस, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ये तो इतिहास रहा है सर, ये तो इतिहास रहा है। यहां कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है। और जिन लोगों को लग रहा है कि ये जो बोलने वाला है ये कांग्रेसी है, तो अभी तुम्हारे परखच्चे उड़ेंगे। तसल्ली से इस वीडियो को देखे जाओ। अब इसके आगे बहुत सारी बातें कही कि भी 60,000 लोगों की जिंदगी जो है वो फिलिस्तीन में ऑलरेडी जा चुकी है। और इजराइल फिलिस्तीन का अगर आपको अनबायस्ड रियल हिस्ट्री से लेके आज तक का, मैं नहीं कहता कि आई एम द परफेक्ट वन, बट मैं कोशिश करता हूं कि चीजों को ओरिजिनल फैक्ट्स बेस के ऊपर सामने ला सकूं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। अब मेरे दोस्तों, ये सब बात हुई तो हमने यहां पे तो इतनी सी देर में ये चीज तो क्लियर हो गई कि भाई हमारे कथनी में और हमारी करनी में अंतर है। बिकॉज गाजा में जो भी लोग हैं भाई, उनके आप ये कह दोगे कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी है या वो जो है उनकी गतिविधियां ठीक नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो लोग वहां बच्चे मर रहे हैं, तो उनके लिए जो बेसिक नेसेसिटी, क्योंकि एक वॉर के भी, एक युद्ध के भी नियम होते हैं, उनको निभा के चला जाता है। अब एक्सट्रीम थॉट है तो सर फिर आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आगे बढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। अब दोस्तों हुआ क्या था, कल आप चैनल पे देख सकते हैं एक वीडियो मैंने बनाया जिसका लिंक अभी आपको यहां दिख रहा है, यही वो वीडियो है। इस वीडियो को जब मैंने बनाया था तो मैंने एक बात बोल दी थी कि भाई देखो, बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे भला बुरा कहेंगे। अब जैसा कि उम्मीद मुझे थी, मेरे पास में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए। अब चांस की बात यह है कि वो कमेंट्स तो मेरे पास में आ गए हैं, लेकिन बाई चांस वो नाम जो है वो हाइड नहीं हो पाए हैं, तो मैं किसी की उस नाम को हाईलाइट नहीं करूंगा, इसलिए मैं वो स्लाइड नहीं दिखा सकता, मेरी मिस्टेक से वो। लेकिन ये कमेंट जो है ये आपके सामने हैं जो जा चुके हैं। अब किसी ने मेरा धर्म पूछ लिया, किसी ने ये पूछ लिया कि भाई तुमने पाकिस्तान से कितना रुपया खाया है,
कभी मैं चाइना की बात करता हूं तो चाइना का एजेंट बताते हैं, कभी मैं कांग्रेस के पक्ष की बात करूं तो कांग्रेस का पक्ष बता देते हो, किसी वीडियो में बीजेपी यानी मोदी के पक्ष में बोल दूं तो मेरे को मोदी का एजेंट बताते हो। भाई अच्छाइयां सब जगह हैं, कमियां सब जगह हैं, हम जो होता है फैक्ट की बात करते हैं। खैर उस मुद्दे को मैं जाने देता हूं। मतलब ये जो अगर आप में थोड़ा आप उसको देख ही सकते हैं, जैसा आपको तरीका पता आप कैसे उसको पढ़ भी सकते हैं। यहां पे सर जो तस्वीर में शायद आपको क्लियर ना दिख रहे हो, ये पुराना एक वीडियो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक अजात शत्रु के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। अजात शत्रु वो होता है जिसका लगभग हर कोई समर्थन करता है, हर पक्ष में। तो यहां पे जो लोग ये कहते हैं कि भाई तुम कांग्रेसी हो या बीजेपी के विरोधी हो, वो एक बात सुनिए और फिर मेरी कल वाली बात जिसके ऊपर आपने मुझे बहुत कुछ कहा, खैर मुझे विशेष फर्क नहीं पड़ा, हाँ कुछ बातें मन में आई जाती, दुख हो जाता है कि यार हम सही बात कह रहे हैं, इतना फिर हमें बुरा भला बुरा क्यों कहा जाए। खैर समय हमें मजबूत कर देगा, अभी तो शुरुआत है। तो यहां पे अटल जी का एक जो क्लिप है, थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए अटल जी क्या कह रहे हैं। ये बात अटल जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है भी लागू रहेगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए, जो फिलिस्तीन है उनके फिलिस्तीनी है, उनके उचित अधिकारों की स्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा निकालना पड़ेगा जिसमें आत्मा का परिवार जो है स्थायी शांति का आधार बने। फलत की गुंजाइश का। तो साथियों आपने सुना, इसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात बोल रहे हैं कि जो हमें हमारे लिए बर्दाश्त नहीं, वो दूसरे के लिए हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वही बात है कि आप दूसरे से वो व्यवहार करिए जो आपको खुद के लिए पसंद हो। अब आप खुद के लिए अलग चॉइस रखते हैं, दूसरे के प्रति कुछ भी हो, तो वो भारतीय वैल्यूज नहीं है, वो हमारे संस्कार नहीं है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात बोली। अब मैंने कल वीडियो में क्या कहा था वो भी एक बार सुन लीजिए सर, इसी वीडियो में। वो बोल रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बना तैयार करने वाला था, इसलिए उस पर हमला किया गया। इजरायली सेना का दावा है कि ईरान के पास 15 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम है। ये बात तो ठीक है, ये बात क्योंकि इसकी खबर हमने भी हमारे वीडियो में कवर की है कि वो परमाणु बम बनाने की स्थिति में जा रहा है। लेकिन क्या इस तरीके से किसी राष्ट्र को रोकना, क्योंकि हिंदुस्तान ने भी तो एटम अपने टेस्ट किए थे, 74 में भी किया, 98 में भी किया। अगर सेम अटैक हिंदुस्तान के ऊपर चाइना करता, सेम अटैक कोई और देश हिंदुस्तान पे करता, तो आपका नजरिया क्या होता? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। यहाँ पे आप ये वो ओछी पॉलिटिक्स में आकर के बातें मत करना कि यार ये धर्म है, तुम तो कम्युनिस्ट हो, या तुम तो जो है वो बिक चुके हो। भाई ऐसा है, मेरे ही वीडियोस के ऊपर बहुत सारे लोग मुझे आरएसएस वाला भी बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग मेरे को और टाइटल भी देते हैं। सच सुनने की आदत डालो सर, है ना। मैंने लिखता है यही चीज कि सच कड़वा नहीं होता, मीठा होता। भाई तुम्हारे अंदर ही कैपेसिटी चाहिए। इंडिया ने जब टेस्ट किया, इंडिया पे इस तरीके के अगर अटैक होते तो आप उसको राष्ट्र के हित में मानते हैं, राष्ट्र के परहित में मानते हैं। एटम बम बना करके सर डिटरेंस क्रिएट होता है, हर राष्ट्र अपनी सुरक्षा चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की इस तरीके से आप जो है वो परेशानियां खड़ी करोगे। प्रॉब्लम कहां? तो सर खैर ये बात हमने आपको बताई, समझाई। तो कुल मिला करके फिर कुछ लोग ये बोलने लगे कि यार तो आप तो तुलना कैसे कर सकते हो ईरान और हिंदुस्तान। अरे भाई जाने दो चीजें, आपको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, आंखें खोलो। अब बात क्या होती है कि हमने जो बात कही थी वो सेम बात थी। अब एक नैरेटिव जो इजराइल ने और चलाया, मैं उसको भी अभी आपके सामने क्लियर करूंगा। अब बात ये आती है कि साहब इजराइल ने तो आपकी तरफ से वन साइडेड कह दिया कि भाई आप मीडिएशन कर लीजिए। क्या जो इजराइल जो ईरान है, ईरान आपकी मध्यस्थता स्वीकार करेगा? सोचने वाली बात है। ईरान हो सकता है, क्योंकि रिश्ते हमारे अच्छे हैं, रिश्ते बुरे नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से गाजा में आप एब्सेंट हो गए, जिस तरीके से आपका जो एक प्रो रिलेशंस जिसको हम कहते हैं कि साहब अतिरिक्त झुकाव यूएसए और इजराइल की तरफ चला गया। इजराइल को अलग नहीं मान सकते हम यूएसए से। यूएसए की वो एक कॉलोनी है, वो यूएसए का एक स्टेट है, यूएसए का मिडिल ईस्ट का एजेंट है, और मिडिल ईस्ट में यूएसए को स्टैब्लिश करने का वो काम करता है, उसी को मजबूत करता है। ये सत्य है। आपको लगता है कि भाई हमारे तो उससे डिफेंस टाइज हैं, हमारे से उससे, तो दुनिया में बहुत देश है जिनको जो इजराइल से भी कोई रिलेशन नहीं रखते, बट दे आर वेल स्टैब्लिश्ड, वेल सेटल्ड। तो सर ये बात तो जाने दीजिए। अब सवाल खड़ा होता है, ईरान आपकी बात मानेगा या नहीं मानेगा? ईरान की आर्मी का एक जो ट्वीट है, वो यहां पे ईरान मिलिट्री का एक ट्वीट आता है कि यू वर साइलेंट ड्यूरिंग 2 years ऑफ पैलेस्टाइन मास्कर्स
एंड लास्ट नाइट्स अटैक ऑन ईरान डोंट, मतलब आप उस दिन भी कल जो अटैक हुआ उसमें भी चुप थे, फिलिस्तीन पे भी आप चुप हो, डोंट कॉल फॉर रेस्ट्रेंट नाउ, स्टे क्वाइट, चुप रहिए सर। ये भारत को टैग करके नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा प्लीज, इसको समझ लीजिए। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया, क्लियर दे दिया कि दुनिया वालों तुम थोड़ा सा चुप रहना। जब तुम यहां चुप थे इतने सालों में, जब वहां अन्याय हो रहा था, तो अब हमें ज्ञान देने मत आना कि भाई मानवता होती है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, दुनिया में शांति होनी चाहिए, अब मत समझाना। तो मुझे नहीं लगता, और बाकी तो देखिए जो जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन करंट कंडीशन मुझे लगती है कि इंडिया की पहली बात तो उस सब इसमें पैर इंडिया डालेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इंडिया को पता है कि भाई साफ मना होगा तो बंद मुट्ठी तो खाक की, बंद कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो ठीक है, इंडिया अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा साइलेंट पोजीशन में। अब यहां पे सर ये इजराइल डिफेंस फोर्स का एक ये ट्वीट थोड़ा सा देखें सर, इन्होंने क्या किया, पूरे कल परसों से ये बहुत ट्रेंड कर रहा है। वो दुनिया को ये बताना चाह रहा है अड़ोस पड़ोस में कि भाई अगर ये जो ईरान है ये न्यूक्लियर कैपेसिटी में आ जाता है तो इसके साथ में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इवन चाइना, इस तरह रशिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, लीबिया, सूडान, इथोपिया, इतने सारे देश जो है इसकी जद में होंगे और ये इतने सारे देशों को खतरा पैदा कर देगा। मान लिया ये सच है, मान लिया ये सच है, तो आप बताइए आपके पास में भी तो एटॉम बॉम्ब है। इजराइल अगर ये कहे हमारे पास एटॉम बॉम्ब नहीं है तो दुनिया का ये सबसे बड़ा झूठ है। थोड़ा सर्च करिए ईरान की, इजराइल की क्या पोजीशन है न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर वेपन आपके पास था, आप अपने आप को बहुत एग्रेसिव और जियोनिस्ट कहते हो कि भाई हम तो यहूदियों को बचाने के लिए इकलौते, तो आपने तो आज तक अटैक नहीं किया, क्योंकि आपको पता है आपने अगर अटैक किया तो समूल नाश हो जाना है। ईरान को भी पता है कि जिस दिन इसके पास परमाणु बम होगा और ये जिस दिन अटैक कर देगा तो इसका भी नाश निश्चित है। यही तो डिटरेंस होता है, हमने पिछले वीडियो में यही तो बताया। यही तो थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस पढ़ने और पढ़ाने का लाभ होता है कि समझ थोड़ी सी गहरी बन जाती है, चीजों को समझते हो। डिटरेंस की पॉलिसी सर न्यूक्लियर वेपन से मेंटेन होती है। आज तक यूएसए के अलावा कोई गंदा एग्जाम्पल इस दुनिया में ऐसा नहीं है। चलो अगर ये ऐसा है भी तो सर इंडिया के पास में न्यूक्लियर वेपन है तो क्या आप इंडिया के न्यूक्लियर वेपन की जद में नहीं हो? चाइना के पास में न्यूक्लियर वेपन है तो चाइना की जद में क्या ये इजराइल नहीं है? यहां पे यूके के पास में है, फ्रांस के पास में है, रशिया के पास में है, तो रशिया की जद में क्या यहां रशिया आता है सर? यहां पे क्या इजराइल उसकी जद में नहीं है? आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूक्रेन में इतनी लड़ाई हो रही है, यूक्रेन रशिया के बीच में बार बार न्यूक्लियर थ्रेट्स जो हैं वो उठ करके बाहर आते हैं। खैर पाकिस्तान जितना तो हल्ला नहीं मचाता कोई, यूक्रेन उसको न्यूक्लियर को उन्होंने तो मान लिया एक झुंझुना कान के पास। वो बारात में जो दुल्हन के होता ना, जब दूल्हा आता है तो वहां पे उसके कान पे झुंझुना बजा के देखते हैं भाई ये सुनता भी है नहीं सुनता। पाकिस्तान यही करता है, झुंझुना बजाता है न्यूक्लियर वेपन का कि भी इनको पता है हमारे पास में है, बार बार बताता है। खैर वो तो बच्चा है, लेकिन यहां पे इस पोजीशन को आप समझिए कि आज तक यहां तो नहीं हुआ। तो ये जो एक नैरेटिव है, और प्लस दूसरी चीज ईरान के लोगों को एड्रेस करके डायरेक्टली कहना कि भाई जो आप लोग हो, आप लोगों के खिलाफ हम नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, तो कुल मिलाकर के सर ये राष्ट्र को कमजोर करने की एक इनडायरेक्ट कोशिश होती है। क्योंकि ऑलरेडी ये ईरान का ये वीडियो देखना जरूर से जाकर के, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ईरान की क्या हिस्ट्री रही और कैसे यहां पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन और अमेरिका ने कैसे गंदगी फैलाई। उसमें आपको समझ में आएगा कि ईरान के भी कुछ अपने ऐसे ग्रुप्स हैं इंटरनल जिनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिली, तो वो जाकर के दुश्मन के गोद में बैठ गए और ईरान को डेंट पहुंचाया। खैर तो ये नैरेटिव तो सर पूरी तरह से फेल है, मतलब ये बिल्कुल बकवास है कि ऐसा होने पे ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने पे कुछ भी हो सकता है, दुनिया में सबको जिंदगी प्यारी होती है। आज अगर कोई देश अगर न्यूक्लियर वेपन को लेकर माहौल बनाता है तो सर उसको बराबर का पता है सामने से हमला होगा तो बर्बाद हम भी हो जाएंगे। तो यहां पे ऐसा संभावना नहीं है। अब सर एंड मैम ये तो क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इंडिया अगर मीडिएशन, अब इंडिया क्या करे? इंडिया के साथ में धर्म संकट है। अभी तक जो ये 12 तारीख वाली खबर है, खैर मैं इसको फॉलो नहीं कर पाया था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ये आज पता लगी। मेरे दिल से बड़ी तकलीफ हुई इस बात को लेके कि इंडिया को एटलीस्ट वो एब्सेंट नहीं होना चाहिए था, आपको इसके फेवर में वोटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन आप पूरी तरह से जाकर के आप तेल अवीव की गोद में बैठ गए, तो ये चीज आपकी फॉरेन पॉलिसी को शोभनीय नहीं है। अब अगर सर इंडिया जो है वो इजराइल के फेवर में कहीं जाता है, इजराइल के फेवर में जाता है, तो सर रशिया और इंडिया के बीच में थोड़ा सा जो रिलेशंस अभी वापस से वार्म होने की कंडीशन में है वो कमजोर पड़ेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि इजराइल के एक तरह से उस पॉलिसीज के अगेंस्ट में रशिया की आइडियोलॉजी, बिकॉज जब यहां पे इजराइल है ही क्या, यूएसए का एक तरह से वो एक्सटेंडेड स्टेट है और कुछ नहीं, तो रशिया से उसकी बननी नहीं। और
आप क्या चाहते हो? आप अपने ऑल वेदर फ्रेंड को खोना चाहते हो या इस टेम्परेरी खेल में? क्योंकि जब आपको सीधी क्लियर कट धमकियां टैरिफ पे है, क्लियर कट धमकियां आपको आपके वीजा के ऊपर है, आपको क्लियर कट मैसेज जो है वो बिजनेस पे ऊपर, टैक्सेस, सब कुछ के ऊपर आपको रोका जाता है, तो यहां पे अगर आप इजराइल की ज्यादा फेवर में जाओगे तो सर यहां से एक हद के बाद में थोड़ा सा लॉसेस हो जाएगा। वैसे रशिया को पता है कि इंडिया अपने मिलिट्री जो एंगेजमेंट्स हैं या जो अपने रीजनल बैलेंस को बनाने के लिए एक्शन कर रहा है, रशिया इस चीज को पॉजिटिव, ऐसा बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं लेगा, लेकिन आप एक्सट्रीम वे में चले जाओगे तो सर आपको इसका नुकसान होगा। अगर आप ईरान की तरफ गए, कंप्लीटली ईरान की तरफ झुक करके, जिसकी संभावना न के बराबर है, तो आप यहां से नाराजगी का मोल लोगे। तो थोड़ा सा बैलेंसिव अप्रोच हमें लेनी पड़ेगी। मानवता के पक्ष में रहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर मानवता, शांति और मल्टीपोलर वर्ल्ड के फेवर में रहते हुए अपने एक्शन को लीजिए। जो हमारी पॉलिसी के रूट में है नॉन अलाइनमेंट, तो ना एक तरफ जाइए ना दूसरी तरफ, मिडिल वे, मध्यम मार्ग अपनाइए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व को मजबूत करने का यह आधार रहा है और आगे भी रहेगा। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी के साथ में आप नेशन सिक्योरिटी और उसके साथ साथ में जो मल्टी पावर ब्लॉक्स हैं कि दुनिया में एक तरफा जो है वो पावर का सेंटर नहीं बने, तो उससे क्या होता है, झूठे बेमतलब के नेगोशिएशन से देश बचे रहते हैं। यही ईरान यहां पे चाह रहा है। अब मेरे दोस्तों दूसरी तरफ इजराइल ने फिर कहा कि भाई देख, आग से खेलोगे तुम। तेहरान मतलब ईरान की कैपिटल है, तो तेहरान को इस बात के लिए एक अंदेशा दे दिया है कि इजराइल डिफेंस मिनिस्टर्स बिग वार्निंग टू ईरान से तेहरान विल बर्न इफ दे वोंट स्टॉप। आगे न्यूज में यही है कि भैया तुम रुक जाओ वरना तुम्हें हम पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तो यहां पे बहुत सारे प्रॉमिसेस हो रहे हैं, कोई शेयर को लेके जा रहा है, तो माहौल तो सर गड़बड़ चल रहा है। लेकिन यहां पे अब क्या कहानी होती है थोड़ा सा देखिए। यहां पे एक ट्वीट आया कि भाई जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया है, अपनी लोकेशन चेंज कर ली है और वो यहां से इजराइल से आकर के सीधे ग्रीस में पहुंच गए हैं। ग्रीस जो इंडिया भी जिसके साथ में अभी हम रिलेशंस मजबूत कर रहे हैं, एक जो जिसको बोलते हैं एक्सेस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया, साइप्रस एंड ग्रीस। ठीक है, यूनान की बात है, तो ग्रीस चले गए हैं। तो ग्रीस गए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ थ्रेट तो क्रिएट हुआ है, खतरा तो आपको महसूस हुआ, इसलिए आप वहां पे चले गए। अब यहां पे जो ये गए तो इनकी साहब ये फ्लाइट किस तरीके से गई उसका भी भाई ने यहां पे वीडियो अपलोड किया, ये चीज प्रूव हुई कि भाई हाँ वो साहब यहां पे नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब टेंशन तो है। आप ये नहीं कह सकते कि ईरान ने कुछ नहीं यहां पे, क्योंकि रेड फ्लैग जो रेज हुआ है ईरान में, रेड फ्लैग अगर, क्योंकि अलग अलग तरह के फ्लैग्स आप देखेंगे ईरान में, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, गोल्डन है, विदाउट फ्लैग है, बहुत सारे ऑप्शन। तो रेड फ्लैग का मतलब है कि अब बदला लिया जाएगा। तो बदला किस चीज का होता है, मेरे पे कोई एक्शन हुआ है मैं उसको काउंटर अटैक करूंगा। तो सर जो एक बार आपने हमला किया है तो उसका सामने से अटैक है, तो अपने हक की लड़ाई लड़ना, अपने को रक्षात्मक रवैया अपनाना कोई बुरा नहीं है, बट पीस होना चाहिए, शांति दुनिया में होनी चाहिए। अब बेंजामिन नेतन्याहू के पास में चक्कर यह है कि जो जिस देश के पीछे जिसका ये एक्सटेंडेड कॉलोनी है वो है यूएसए, और यूएसए की पोजीशन अब ऐसी हो चुकी है कि यूएसए को ये फील है अच्छे से कि भाई दुनिया के अंदर हम बदनाम है बहुत अच्छे से, कि भाई दुनिया में जो प्रॉब्लम कहीं हो रही है तो उसके बेस में यूएसए आता है। आप ये वीडियो भी देखिएगा, 20 देशों का इतिहास मैंने इसमें बताया है, हर वीडियो में लगभग मैं इसको टैग करता हूं, जरूर देखना, समझ में आएगा। तो अब क्या है ना, यूएसए थोड़ा बैकफुट के ऊपर खुद को लेकर के चल रहा है, मतलब क्लियर कट मैसेज दिए जा रहे हैं। ये भी कल बोल रहे थे, कल वाले वीडियो में बोला था कि भाई हमने जो अटैक किया है ये पूरी तरह से हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, यूएसए की हमें कोई हेल्प नहीं है, ना हमें यूएसए का इसमें कोई। तो कुल मिला के यूएसए को खुद यूएसए से दूर अपने आप को रखना, दिखाना चाह रहा दुनिया को, तो ये भी इनके लिए टेंशन है। दूसरी चीज, दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर जो रशिया है, रशिया को जब फोन किया तो रशिया ने, पुतिन ने साफ इसके लिए मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब जो बात है वो यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाती है कि यहां से अब क्या संकेत जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि रशिया जो है वो अपने वेस्टर्न फ्रंट में थोड़ा सा परेशान है, जो कि वहां पे यूक्रेन के साथ में जो टेंशन चल रही है, इवन जर्मनी भी अब चीजों को एस्केलेट कर रहा है, उसके ऊपर किसी सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन अगर यहां पे कोई पोजीशन क्रिएट होती है तो चाइना साफ कह चुका है कि भाई ये वॉर रुकना चाहिए, और उसके जो अलाइज पार्टनर है वो साफ कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं, क्लियर कट आ रहा है। कुछ देश यूरोप से हैं जैसे फ्रांस है, उन्होंने भी साफ कहा है कि हम जो है वो इजराइल के साथ हैं। तो दुनिया दो पार्ट में बढ़ती हुई दिख रही है, जैसा कि ये सब चीजें हमारे को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे और इवन बाद में हम कोल्ड वॉर के टाइम पे भी चीजें देखते हैं। तो इंडिया को वही चीज जो अपना हेरिटेज है, जिसको हम फॉरेन पॉलिसी में हेरिटेज वैल्यूज के, उनको फॉलो करते हुए आगे चलना पड़ेगा, उसी में हमारी जीत होगी।
अब इनका तो कोई भरोसा नहीं है, ये कभी किसी के हुए नहीं है, तो इंडिया के भी कभी हो नहीं पाएंगे। तो भारत को चाहिए कि बैलेंस अप्रोच ले, मानवता के पक्ष में, मल्टीपल पावर ब्लॉक्स के पक्ष में अपनी बात को रखे और नॉन अलाइनमेंट के साथ बढ़ते हुए बैलेंस बनाए, जिससे कि देश की गति और प्रगति हो। वरना इन चीजों से भारत को लॉन्ग टर्म में लॉस ही होगा। आपका क्या मानना है? आपको एनालिसिस कैसा लगा? हमारी बात से यदि कोई तकलीफ हुई हो तो हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं है, रियलिटी को प्रेजेंट करना, क्योंकि ट्रुथ, इनसाइट और इंपैक्ट में सर थोड़ा तो पेन होता है, लेकिन हम उन चीजों को जरूर जानें जो रियल में हो रही हैं, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। चलिए मेरे दोस्तों, फिर मुलाकात आप लोगों के साथ में करूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा, जिससे बाकी लोग देखें, और आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स हमें बड़ी ऊर्जा मिलती है, उनका रहेगा इंतजार। जय हिंद, फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।